आज के इस वीडियो में हम जानेंगे +2 अकाउंटेंसी चैप्टर साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की इम्पोर्टेंट थ्योरी। आज के इस पार्ट में हम जानेंगे साझेदारी के पुनर्गठन का अर्थ, साझेदारी के पुनर्गठन के अवसर या स्थितियाँ, वर्तमान साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन पर किए जाने वाले समायोजन, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय किए जाने वाले समायोजन, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय किए जाने वाले समायोजन, किसी साझेदार की मृत्यु के समय किए जाने वाले समायोजन, त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात, पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप, पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ। तो एक एक करके हम जो है इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है साझेदारी के पुनर्गठन का अर्थ, इसको समझते हैं। जब साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। तो इसमें देखो क्या कहा गया है कि जो साझेदारी फर्म है उसकी विद्यमानता बनी रहेगी, उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, अर्थात वो अपना काम जो है करती रहेगी, फर्म बंद नहीं होगी, फर्म चलती रहेगी। लेकिन जो साझेदार हैं, जो उस फर्म को चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनमें जो संबंध है उनमें परिवर्तन हो जाएगा। जो काम को कर रहे हैं साझेदार, उनके संबंधों में परिवर्तन हो जाएगा और फर्म जो है अपना काम को करती रहेगी। इसी को हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। जैसे सपोज दो पार्टनर हैं, अब उन्होंने किसी एक को अपने साथ शामिल कर लिया, तो पहले दो काम कर रहे थे, अब तीन काम करेंगे, तो संबंध में परिवर्तन हो गया। या पहले जो है 4-5 पार्टनर काम कर रहे थे, उसमें से एक दो जो है छोड़ करके चले गए, या दो की मृत्यु हो गई, तो अब उनमें जो संबंध है वो क्या हो जाएंगे, चेंज। लेकिन फर्म जो है अपना काम को करती रहेगी। इसी को हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब एक और आप इसको भी इससे समझ सकते हैं। जब साझेदारों के मध्य पुराने अनुबंध की समाप्ति हो जाती है और उसकी जगह नया अनुबंध स्थापित हो जाता है तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि पुराना जो एग्रीमेंट है किसके बीच में, साझेदारों के बीच में, वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह क्या बन जाएगा, नया एग्रीमेंट। पुराना खत्म हुआ, नया एग्रीमेंट बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अर्थात इससे फर्म की जो विद्यमानता है वो प्रभावित नहीं होगी, फर्म काम करती रहेगी, बस साझेदारों के बीच संबंधों में ही क्या होगा, परिवर्तन। अब हम देखते हैं कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं। तो जो स्थितियां हैं वही फिर आगे जो है इनके चैप्टर भी हैं। तो फर्स्ट जो है वो है वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जैसे दो पार्टनर हैं, एक है ए और एक है बी, दो पार्टनर हैं। वो पहले जो है 3:2 में क्या कर रहे थे, लाभ और हानि को बांट रहे थे। दो पार्टनर थे, 3:2 में क्या कर रहे थे, लाभ और हानि को बांट रहे थे। अब उन्होंने भविष्य में बराबर बांटने का निर्णय लिया। तो जो उनका पुराना एग्रीमेंट था उसमें था 3:2, अब वो एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म, उसकी जगह क्या बन गया, नया एग्रीमेंट। तो इसको हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो देख लो पहले पॉइंट से भी क्या हो गई, पुराना एग्रीमेंट खत्म, उसकी जगह नया एग्रीमेंट आ गया, इसको बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब आगे देखते हैं। अब आगे है नए साझेदार का प्रवेश। जैसे सपोज ए और बी दो पार्टनर थे और वो काम को कर रहे थे, उन्होंने सी को नया साझेदार बनाने का क्या किया, निर्णय लिया। तो जो पहले एग्रीमेंट था वो था ए और बी के बीच में। अब जब सी आ जाएगा तो एग्रीमेंट किस किस के बीच में होगा, अब होगा ए बी और सी के बीच में। तो पुराना एग्रीमेंट जो ए और बी के बीच में था वो खत्म हो गया। अब नया जो बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन बोलते हैं। तो ये होगी हमारे पास सेकंड सिचुएशन जो आपको क्या की ये बताई। अब हम देखते हैं थर्ड, साझेदार का अवकाश ग्रहण। तो इसमें देखते हैं जैसे हमारे पास तीन पार्टनर थे, एक था ए, एक था बी, एक था सी। अब क्या हुआ कि जो बी है वो हो गया रिटायर,
क्या हो गया, वो रिटायर, उसने अवकाश ग्रहण कर लिया, रिटायर ले लिया। तो जो पुराना एग्रीमेंट था वो था ए बी और सी के बीच में, तो अब बी तो चला गया, तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया, कैंसिल। अब जो नया एग्रीमेंट है वो किस किस के बीच में बनेगा, वो बनेगा ए और सी के बीच में। तो इसको भी हम साझेदारी फर्म का क्या कहते हैं, पुनर्गठन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास साझेदार की मृत्यु। अब जैसे सपोज 4 पार्टनर थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था, एक डी था। अब सी की क्या हो गई, सी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो जो पुराना एग्रीमेंट था वो ए बी सी और डी में था। अब नया जो एग्रीमेंट है वो सी की तो डेथ हो गई। अब जो नया एग्रीमेंट है वो बनेगा किस किस के बीच में, ए बी और डी के बीच में। तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसकी जगह किसने ले ली, नए एग्रीमेंट ने। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का क्या कहते हैं, पुनर्गठन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 2 साझेदारी आपकी जो है फर्में वो इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे एक थी ए बी फर्म और एक थी एक्स वाई फर्म, वो बराबर काम कर रही थी। जो ए बी फर्म बना रही थी वही कौन बना रही थी, एक्स वाई फर्म बना रही थी। अब उनमें कंपटीशन था। अब उन्होंने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए क्या कर दिया, इकट्ठे होने का निर्णय ले लिया, एमलगमेंट होने का निर्णय ले लिया। तो जो पुराना एग्रीमेंट था वो ए और बी के बीच में था और एक्स और वाई के बीच में अलग था। तो जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो अब एक पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया बनेगा ए बी एक्स वाई के बीच में। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। तो अब आपको क्या बताया इसमें कि साझेदारी के पुनर्गठन में क्या होता है कि जो फर्म है वो अपना काम को करती रहेगी, उसकी विद्यमानता प्रभावित नहीं होगी और साझेदारों के बीच में क्या हो जाएगा, संबंधों में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात जो पुराना एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, नया एग्रीमेंट। इसी को ही हम बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं, 5। जब जो वर्तमान के साझेदार लाभ हानि विभाजन अनुपात में चेंज करने का निर्णय लेते हैं, या कोई नया साझेदार आता है, या कोई छोड़ करके चल जाता है, या किसी साझेदार की मृत्यु होती है, या कोई 2 फर्में क्या हो जाती है आपस में इकट्ठी। तो ये आपको समझा दिए 2 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे है जैसे अब इसी से रिलेटेड है आगे कि जो वर्तमान के जो साझेदार होते हैं वो लाभ विभाजन अनुपात में चेंज करने का निर्णय लेते हैं, तो क्या क्या समायोजन करने पड़ते हैं। या कोई नया पार्टनर आता है तो क्या क्या समायोजन, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। या किसी की रिटायरमेंट होती है तो क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। या किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्या समायोजन करने पड़ते हैं। तो जब आपको किसी एक के संयोजन का पता लग जाएगा तो आप जो है आपको दूसरे जो चैप्टर है उसका भी संयोजन का पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब जो वर्तमान के जो साझेदार हैं वो अपने लाभ और हानि विभाजन अनुपात में चेंज करने का निर्णय लेते हैं। जैसे पहले बांट रहे थे 3:2 में, अब वो बांटने का निर्णय ले लिया उन्होंने 2:1 में। तो आपको क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे पहला हमारे को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ती है सबसे पहले। वो क्यों निकालेंगे, क्योंकि भविष्य में जो अब लाभ होंगे वो इसमें बांटे जाएंगे। दूसरा निकालना पड़ता है त्याग अनुपात की गणना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और एक निकलेगी इसके साथ गेनिंग रेशियो। क्योंकि जब जो साझेदार हैं वो अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में चेंज करने का निर्णय ले रहे हैं तो एक को जितना नुकसान होगा दूसरे को उतना ही क्या होगा, फायदा। तो हमारे को दोनों रेशो निकालनी पड़ेगी इसमें सैक्रिफाइसिंग में निकलेगी कि किसको नुकसान हो रहा है, और इसमें गेनिंग रेशो भी निकलेगी किसको फायदा हो रहा है। तो एक इसको हमारे को कैलकुलेट करना पड़ता है। और थर्ड नंबर पे रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों और दायित्वों का हमारे को पुनः मूल्यांकन करना पड़ता है। और फोर्थ जो है ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारे को करनी पड़ती है। क्योंकि जिस भी साझेदार को नुकसान हो रहा होता है, जो सेक्रीफाई कर रहा होता है, जो अपने लाभ का हिस्सा दूसरे को दे रहा होता है, तो जिसने भी उसका हिस्सा लिया है या जो गेन कर रहा है वो गुडविल देता है उसको। तो गुडविल कौन देता है, जो गेनिंग पार्टनर है, जो गेन कर रहा होगा, और मिलेगी किसको,
जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको, तो हमारे को वैल्यूएशन करनी पड़ती है गुडविल की, और इसके साथ साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है गुडविल की। और उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं जो रिजर्व थे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे और लॉसेस जो हमारे थे, जो हमने लाभ जो हमने बांटे नहीं थे उनको बचाया था या संचय थे उनको, उनका भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसके साथ साथ हम करते हैं कैपिटल की एडजस्टमेंट। तो ये होते हैं समायोजन, जब जो वर्तमान के जो साझेदार होते हैं वो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास नए साझेदार का प्रवेश। तो इसमें भी सेम वही होंगे, एडजस्टमेंट कुछ एक चेंज होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जब जो है नया पार्टनर जो है आता है तो क्या क्या संयोजन करने पड़ते हैं। सबसे पहला, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी पड़ती है। तो नए की क्यों? क्योंकि अब भविष्य में जो लाभ होंगे वो इस अनुपात में बांटे जाएंगे। और दूसरा, त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ती है। इसमें क्या निकलता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही। अब इसमें गेनिंग नहीं निकलेगा, इसमें कौन सा निकलेगा? सेक्रीफाइसिंग ही। और इसमें जो था, इसमें देखो पहला पॉइंट तो था ही था, अब इसमें सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या थे? इसमें थे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। तो इसमें गेनिंग नहीं निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा? एडमिशन में सिर्फ सेक्रीफाइसिंग निकलेगा। सेक्रीफाइसिंग क्यों निकलेगा? क्योंकि जब जो है नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने जो पार्टनर हैं उनके हिस्सों में क्या आएगी? कभी उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनके हिस्सों में कमी आएगी। तो इसलिए निकाला जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि जब नया आएगा, अब वो जो है उस सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही उनको क्या करेगा? गुडविल देगा। इसके साथ साथ संपत्तियों और दायित्वों का हमारे को करना पड़ता है पुनः मूल्यांकन। तो जैसा हम संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन इसमें करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। और फिर हम जो है ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो ख्याति का मूल्यांकन जो है जैसा आपका इस चैप्टर में होता है वैसे क्या होता है इसमें, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाती है थोड़ी जैसी चेंज। उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा गुडविल के बारे में भी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में भी। और इसके साथ साथ जो संचय हैं, रिजर्व रखे हैं, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉसेस हैं, उनकी भी एडजस्टमेंट बिल्कुल सेम वैसी ही होती है जैसे आपकी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होती है। और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं? कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका, जब नया साझेदार प्रवेश हो तो क्या क्या संयोजन करते हैं? नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, सेक्रीफाइसिंग रेशो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और जो रिजर्व हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल का। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है एक साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय किए जाने वाले संयोजन। तो जब जो पार्टनर है वो अवकाश ग्रहण करता है तो उसमें भी एक नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की जाती है, क्योंकि जो साझेदार फिर बचे हुए हैं जिनकी रिटायरमेंट नहीं हुई है वो उस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। इसके साथ साथ सेकंड जो है इसमें निकलता है लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो क्यों निकलता है इसमें? क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है अब वो तो चला जाएगा, तो जो पार्टनर बचे हुए हैं वो उसका हिस्सा भी क्या करेंगे? लेंगे। तो इसलिए गेनिंग रेशो जो है निकाली जाती है कि जो पार्टनर जा रहा है उसके जाने से कितना उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जितना फ़ायदा हो रहा होगा वो फिर क्या करेंगे? गुडविल देंगे किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। इसके साथ साथ नेक्स्ट फिर वही है ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन व्यवहार, फिर संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन, और संचित जो लाभ हैं, संचय हैं और हानियों का संयोजन करेंगे, और पूंजी का क्या करेंगे? संयोजन। और इसके साथ साथ जो सेवानिवृत्त और अवकाश लेने वाले साझेदार है उसको देय राशि का निपटारा, कि उसको कितनी उसकी राशि बनी और कैसे कैसे उसकी जो है पेमेंट करनी है, तो ये एडजस्टमेंट होते हैं। और इसके साथ साथ अगला जो चैप्टर है वो है किसी साझेदार की मृत्यु के समय किए जाने वाले संयोजन। तो इसमें भी नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना होती है जैसे वहाँ, और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना बिल्कुल सेम होती है जैसे रिटायरमेंट में करते हैं। फिर ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, लेखांकन व्यवहार करते हैं, इसके साथ साथ रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज़ का, और जितने संचित लाभ हैं और हानियाँ हैं उनको हम उनका क्या करते हैं? हम संयोजन एडजस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पर हम जो है मृतक साझेदार को देय राशि का निपटारा, तो जो मृतक साझेदार है उसका जो नॉमिनी है उसको कितनी राशि देय है उसका हम सेटलमेंट करते हैं।
तो ये हमने जान ली एडजस्टमेंट्स जब जो है वर्तमान के साझेदार लाभ और हानि विभाजन अनुपात में चेंज करने का निर्णय लेते हैं, जब कोई नया पार्टनर आता है और जब किसी पार्टनर की को अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो ये आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अब जो है अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, क्योंकि जितने भी हमारे चैप्टर हैं तो इसमें कुछ एक को सेक्रीफाई हो रहा होगा और कुछ एक को क्या हो रहा होगा, गेन। तो सेक्रीफाइसिंग क्या होता है, गेनिंग क्या होता है, तो उसको समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्याग अनुपात के बारे में। तो जब पुराने साझेदार नए साझेदार या किसी अन्य वर्तमान साझेदार के पक्ष में अपना कुछ हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखो इसमें क्या कहा, जो पुराने साझेदार हैं वो नए साझेदार, कोई नया आ रहा है या जो वर्तमान में साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं, उनको अपना कुछ हिस्सा छोड़ने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार। तो जिस अनुपात में वे हिस्सा त्यागते हैं उसे त्याग अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये बताया त्याग अनुपात। तो त्याग अनुपात में क्या होगा कि जितना उनको मिल रहा होगा वो अपना हिस्सा क्या करेंगे, किसी दूसरे को क्या कर देंगे, सौंप देंगे। तो सौंपेंगे किसी को, किसको, या तो नए को सौंपेंगे या जो उनके साथ काम कर रहा है उसी को क्या करेंगे, सौंपेंगे। तो ये किस चैप्टर में हुआ, ये हुआ आपका फर्स्ट, जब वर्तमान के साझेदार जो है लाभ हानि विभाजन अनुपात में चेंज करने का निर्णय लेते हैं या कोई क्या होता है, नया आता है, तब मतलब जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, क्योंकि पहले उनको ज़्यादा मिल रहा था, अब क्या मिलेगा, कम। तो सैक्रिफाइसिंग हुआ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम जानते हैं नेक्स्ट है लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो। जब वर्तमान साझेदार अन्य साझेदार से उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करता है, देखो यहाँ पर क्या बताया है, जो वर्तमान साझेदार है वो क्या करेगा, अन्य साझेदार से उसका हिस्सा प्राप्त करेगा। तो ये निकलेगी आपकी किस किस में, ये निकलेगा जब कोई साझेदार क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। देखो रिटायर हो रहा है ना, जैसे सपोज 3 पार्टनर थे, एक रिटायर हो रहा है, तो जो बच गए हैं वर्तमान में काम करने वाले, वो रिटायरिंग पार्टनर क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। या जैसे सपोज किसी की डेथ हो गई तो जिसकी मृत्यु होगी, अब उसका हिस्सा भी क्या करेंगे, वो लेंगे। तो जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया उसको हम क्या बोलेंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात। तो देखो फिर से समझते हैं, जब वर्तमान साझेदार अन्य साझेदारों से उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करता है तो प्राप्त होने वाले हिस्से को लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। और लाभ प्राप्ति अनुपात का जो फॉर्मूला है वो हुआ न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, कि नया उनको जो है वो मिलेगा ज़्यादा और पुराना जो है उसमें से हम उसको घटाएंगे, तो न्यू माइनस ओल्ड, ये हो गया गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो आपका कब निकलेगा, जब किसी पार्टनर की क्या हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है या क्या हो रही है, डेथ हो रही है। और जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो कब निकलता है, जब कोई साझेदार क्या होता है, फर्म में आता है। ठीक है, तो जो वर्तमान के उनको सैक्रिफाई करना पड़ता है, और ये आपको क्या कर दिया, बता दिया। इसके बाद अब हम जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाता एक अवास्तविक खाता होता है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट है ये एक, जो संपत्तियों व दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तनों के कारण लाभ हानि को दिखाता है। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूएशन करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। तो चाहे हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है, चाहे एडमिशंस का है, चाहे रिटायरमेंट का है, चाहे डेथ का क्वेश्चन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हर जगह क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और बिल्कुल क्या बनता है, सेम बनता है। तो रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं, हम संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन करते हैं कि पहले उनकी कितनी वैल्यू थी और एट प्रेजेंट उनकी कितनी वैल्यू है। तो जो हमारे को हानि और लाभ हो रही है, जैसे सपोज हमारे पास कोई एसेट्स थी, उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़, अब वो होगी 1,10,000 रुपीज़। तो 10,000 जो हमारे को प्रॉफिट हुआ वो हम क्या करेंगे, इसमें बताएंगे। या अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू में कमी आई,
जैसे सपोज 1 लाख रुपए की थी, अब वो रहेगी 95,000, तो 5,000 जो कमी हुई उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर बताएंगे जो लॉस है और जो प्रॉफिट हुआ हमारे को उसको बताएंगे। तो इसलिए कौन सा अकाउंट हुआ, ये हुआ नॉमिनल अकाउंट। और इसमें हम क्या बताते हैं, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण लाभ और हानि को दिखाते हैं। और इसे हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसे हम लाभ हानि संयोजन खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको हम कहते हैं। तो ये आपको बताया पुनर्मूल्यांकन खाते के बारे में। अब हम जानते हैं इसके प्रारूप के बारे में कि कैसे ये अकाउंट जो है वो बनता है। पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये डेबिट साइड है। अब आपको पता है कि हमने बताया कि इसका कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। तो नॉमिनल के मुताबिक जो हमारे को लॉस हो रहा है वो डेबिट साइड में और इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में। तो लॉस कब होता है, लॉस होता है जब जो एसेट्स है हमारी, हमने उनकी वैल्यू आंकी और उनकी वैल्यू क्या हो रही है, कम, संपत्तियों के मूल्य में क्या आती है, कमी, तो वो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो जितनी कमी आई वो हम यहाँ पर डेबिट साइड में बताते हैं। तो हमने एग्जांपल मानना हुआ है, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, स्टॉक है, इनकी वैल्यू में कमी आई तो हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्लांट, टू मशीनरी, टू स्टॉक। और जितनी वैल्यू की कम मतलब इनकी कमी आई है उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। और अगर इनकी वैल्यू में वृद्धि होती है, अगर ये बढ़ती है तो हमारे को क्या होता है, फ़ायदा। तो जितनी हमारे को प्रॉफिट हुआ उसको हम कहाँ बताते हैं, क्रेडिट साइड में। तो डेबिट साइड में आ गया डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और क्रेडिट साइड में आ गया इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्योंकि एसेट्स की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, हमारे को फायदा है, वो आएगा क्रेडिट साइड में, कम हो रही है तो डेबिट साइड में। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है वो होता है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ में क्या होता है कि अगर हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, जैसे हमारी देनदारियाँ पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई, तो हमारे को क्या होता है, लॉस। तो उसको क्या बताते हैं हम, डेबिट साइड में। और इसी तरह जो लाइबिलिटीज़ है वो हमारी डिक्रीज़ होती है, पहले हमारी देनदारियाँ जो लाइबिलिटीज़ थी वो ज़्यादा थी, अब क्या होगी, कम, तो इसलिए हमारे को फ़ायदा होता है, उसको कहाँ बताते हैं हम, क्रेडिट साइड में बताते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी होती है अनरिकॉर्ड होती है जिसका हमने लेखा नहीं किया होता है, हमारे को पता नहीं होता उसके बारे में और बाद में पता लगता है। तो अगर हमारे को लाइबिलिटीज़ के बारे में पता लगता है कि अच्छा ये हमारी लाइबिलिटीज़ थी, ठीक है, और ये तो हमारे को पता नहीं था, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो खर्चा हो गया। तो इसलिए अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज़ को हम कहाँ बताते हैं डेबिट साइड में, क्योंकि यह है लॉस की साइड। और अगर हमारे को किसी संपत्ति के बारे में पता चलता है, जैसे हमारे को पता था कि ये एसेट्स हमारी है और बाद में पता लगता है कि ये तो हमारी है, तो अनरिकॉर्ड, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हमारे को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट, तो उसको हम कहाँ बताएंगे, क्रेडिट साइड में बताएंगे। तो कितनी आइटम्स होगी, 6। तो एक हो गई आपकी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट साइड में, और सेकंड होगी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, ये होगी डेबिट साइड में क्योंकि हमारे को ये खर्चा है। और अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज़ ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा लॉस ही है। तो ये आ गई 3 डेबिट साइड में। और 3 क्रेडिट साइड में जो हमारा फ़ायदा है वो कब होगा, जब इंक्रीज़ होती है वैल्यू एसेट्स की, या डिक्रीज़ होती है वैल्यू लाइबिलिटीज़ की, या अनरिकॉर्ड होती है एसेट्स। तो ये 6 जो हैं ये आइटम्स हैं, ये हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम इनका क्या करते हैं, फिर हम इनका बैलेंसिंग करते हैं। हम देखते हैं टोटल, अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो है क्या हो रहा है, ज़्यादा, और डेबिट साइड का क्या हो रहा है, कम, तो क्रेडिट साइड होती है प्रॉफिट की, डेबिट साइड होती है आपकी खर्चों की, लॉस की। तो इसका मतलब हमारे को क्या हो गया, प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ये निकलता है हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, और इसको जितने पार्टनर हैं उनके हम जो है कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अगर डेबिट साइड हमारी जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़्यादा होती है, क्रेडिट कम होती है, तो हमारे को लॉस होता है। तो ये फिर बैलेंसिंग फिगर निकलता है, और इसको हम कहाँ कर देते हैं, जो पार्टनर्स के कैपिटल हैं उसमें क्या कर देते हैं, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब आपको बताऊंगा मैं किसके बारे में, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो यही आपको समझा देता हूँ मैं। तो देखो, जब हम जो है ये हमारे पास अकाउंट बन गया, लेजर अकाउंट बन गया, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब हम जो है एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज। और जब हम इस तरफ वाली एंट्रीज करेंगे तो यहाँ हो जाएगी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अनरिकॉर्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर हमारे को प्रॉफिट होता है, क्या होता है प्रॉफिट, तो एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होता है तो हमारे पास एंट्री बन जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको क्या कर दिया ये बता दिया, ठीक है। तो हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला हो गया जो आपको बताया, ये आपका डिक्रीज है और इस तरफ इंक्रीज है। तो जब जो है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है तो आपको बता दिया कि एंट्री बनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे नरेशन, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय नेम जो भी होगा इंक्रीज्ड। और इसके बाद जब डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और यहाँ पर हमें उस एसेट्स का नाम लिख देंगे और नरेशन लिख देंगे बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय नेम जो जो नाम होगा डिक्रीज। इसके बाद जब इंक्रीज होगा इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज तो क्या बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, और नरेशन लिख देंगे बीइंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज जो भी नाम होगा लाइबिलिटीज का इंक्रीज। इसके साथ साथ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, यहाँ नाम लिख देंगे और डिक्रीज जो भी हमारे पास लाइबिलिटीज होगी। फिर फॉर अनरिकॉर्ड एसेट्स तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्ड एसेट्स टेकन इनटू अकाउंट्स। इसके बाद फॉर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, फॉर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज टेकन इनटू अकाउंट। फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशो। तो इसको किस में बांटा जाएगा, जो ओल्ड पार्टनर है उनको ही बांटा जाएगा, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में ही ये इसको बांटा जाएगा। तो मतलब जो रिवैल्यूएशन है उसके प्रॉफिट और लॉस ये किसको मिलते हैं, जो उस वक्त एग्जिस्टेंस में पार्टनर थे, जो साझेदारी फर्म में साझेदार थे उनको ही मिलता है, और ओल्ड रेशो में जो उनकी थी। इसके बाद जब लॉस हो तो एंट्री बन जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और नरेशन लिखते हैं आप बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देख लो ये आपको बता दी ये मैंने एंट्रीज। तो यहाँ पर फिर से देख सकते हैं आप, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो डेबिट साइड है टू एसेट्स अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, ये जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।